हाय गाइस। हेलो बच्चों पार्टी। कैसे हो आप सब लोग? आई होप सभी बच्चे काफ़ी अच्छे होंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं विनोद कुमार बहल आप सभी बच्चों का हमारे इस सेशन में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। वेलकम और वेलकम बैक टू दिस सेशन। सो यस बच्चा पार्टी, आज की इस क्लास में हम लोग क्या करने वाले बेटा? आज की इस क्लास में हम लोग यार कुलाम्स लॉ पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना? आज की इस क्लास में हम लोग कुलाम्स लॉ करने वाले हैं बेटा, राइट बच्चा पार्टी? और एक सेकेंड होल्ड करना, ठीक है। नाउ वी आर डन। तो आज की इस क्लास में बेटा हम लोग कुलाम्स लॉ करेंगे और बहुत प्यारे तरीके से हम लोग कुलाम्स लॉ को खत्म करने वाले हैं बच्चे। पर आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं बेटा कि एम्बाइब में हमारे कल से न्यू बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं। कल से हमारे न्यू बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं और अब यहां पर आप 3 दिन का फ्री ट्रायल रह सकते हो। 3 दिन के फ्री ट्रायल में आप लोग सारे टीचर्स की क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। कितने जो टीचर्स आपको पढ़ा रहे होंगे आप सभी टीचर्स की क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। आप लोगों को काफ़ी मज़े आएंगे। फिर उसके बाद आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं जो कि बहुत ही नॉमिनल प्राइसेस है, यानी 500 रुपये एक महीने का। और उस पर भी इतने सारे डिस्काउंट चलते हैं, कभी 25%, कभी 15%, कभी 30%, तो आपका वो और ज़्यादा कम हो जाता है। सो आई होप आप लोग आ रहे होंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। शुरुआत करते हैं बेटा आपका कुलाम्स लॉ से। शुरुआत करते हैं बच्चे आपका कुलाम्स लॉ से। सर ये कुलाम्स लॉ क्या होता है? यार देखो, गुलाम ने बोला कि 2 पॉइंट चार्जेस लेते हैं हम लोग 2 पॉइंट चार्जेस लेते हैं बेटा। हमने कहा ठीक है। और ये दोनों पॉइंट चार्जेस ना कुछ आर दूरी पर रखे हुए हैं। ये दोनों पॉइंट चार्जेस कुछ आर दूरी पर रखे गए हैं बेटा। तो इन दोनों के बीच में फोर्स लगता है। इन दोनों के बीच में क्या लगता है बेटा? फोर्स लगता है। और वो जो फोर्स होता है ना बेटा, वो जो फोर्स होता है ना बच्चे, वो एक तो दोनों के चार्ज के प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और दूसरा इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी डिस्टेंस बिटवीन बोथ दी चार्जेस। मतलब एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? मतलब एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू। क्या यहां तक की कहानी क्लियर है आपको? तो मैंने कहा यार एक काम करते हैं, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2/r² लिखते हैं, ठीक है ना? और जब हम इसको यहां पर देखते हैं तो एफ इज इक्वल्स टू 1/4πε0 Q1 Q2/r² मान के चलते हैं। ऐसा लिखते हैं भैया, एफ इज इक्वल्स टू 1/4πε0 Q1 Q2/r² लिखते हैं। आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू यू। क्या मेरी बात समझ में आ गई आपको? तो यार ये जो 1/4πε0 है, इसको के ये जो है, ये जो कांस्टेंट है, इसका क्या मतलब है? इसको क्या बोलते हैं? आपको बता दिया जाए बेटा। अगर मैं आपको बोलूं तो आप इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कि यार ये जो एप्सिलॉन नॉट है ना, इसको हम बोलते हैं बेटा परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस मतलब ये है बेटा कि आपने चार्जेस को, देखिए कूलम्ब्स लॉ पहली बात तो पॉइंट चार्जेस के लिए वैलिड है यहां पर, ठीक है ना? आपने चार्जेस को कौन से मीडियम में रखा है, ठीक है ना? आपने चार्जेस को किस मीडियम में रखा है, इसके ऊपर बड़ा डिपेंडेंसी है। फोर्स कितना लगेगा और कितना नहीं लगेगा, ये पूरी की पूरी डिपेंडेंसी हमारी किस बात पे है कि वो चार्जेस किस मीडियम में रखे गए हैं। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू। तो अगर ऐसा है कि वो चार्जेस किस मीडियम में रखे गए हैं, इस पे डिपेंडेंसी है, तो इसका मतलब ये वाला जो है, फिलहाल मैं यहां पर वैक्यूम की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं बेटा? वैक्यूम की बात कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं ये फ्री स्पेस बोल लो, वैक्यूम बोल लो, ये आपका फोर्स इतना लगता है, राइट बच्चा पार्टी? अब यहां पर जो ये एप्सिलॉन नॉट है ना बच्चे, ये इसकी वैल्यू जो होती है वो 8.85 इंटू 10⁻⁻12। और अगर मैं यूनिट्स की बात करूं यहां पर, तो आप यूनिट्स लिख सकते हैं कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। सही है। इसकी वैल्यू डालते ही मैं 1/4πε0 की वैल्यू भी डाल देता हूं, विच इज 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर बेटा। क्या मेरी बात समझ में आ गई आप लोग को? क्या यहां तक कोई प्रॉब्लम वाली बात तो नहीं है अभी मेरे हिसाब से? हाँ जी बच्चों, आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू ऑल। ठीक है बेटा। तो जैसे ही मेरा ये क्लियर हो जाता है, बात ये आती है कि सर आपने तो एयर में रखा या फ्री स्पेस में रख दिया, अब अगर इसको किसी और मीडियम में रखेंगे तो क्या होगा? तो उसके बारे में भी जानेंगे, बट उससे पहले इसको नोट कर लीजिए आप लोग
किसी और मीडियम में अगर रखेंगे तब क्या होगा वो भी जानूंगा, बट उससे पहले आप थोड़ा सा इसको नोट कर लीजिए प्लीज, है ना बच्चे? यस बच्चे पार्टी। तो मैंने कहा यार इसको ना अब किसी और मीडियम में डालते हैं, ध्यान से देखना। दूरी उतना ही रखते हैं, वही पॉइंट चार्जेस लेते हैं Q1 और Q2, और अब जो है R दूरी पर इसको किसी और मीडियम में डालते हैं बेटा। अब किसी और मीडियम में डाल दिया हमने। जब किसी और मीडियम में रख रहे हैं तो अब जो F निकल के आ रहा है दैट इज बेसिकली, जब हम लोग इसको किसी और मीडियम में रखते हैं बेटा, अब जो F निकल के आ रहा है, मेरी बात समझना, अब जो F निकल के आ रहा है बेटा दैट इज KQ1 Q2 बाई R स्क्वायर। बात समझना, ठीक है ना? अब यहां पर K की वैल्यू क्या बनती है? दिस इज 1/4πε, मतलब अब जो मैं फोर्स निकालूंगा आपके लिए दैट इज 1/4πε Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। मेरी बात समझना, अब जो मैं फोर्स निकाल रहा हूं दैट इज 1/4πε Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। सर ये जो फोर्स है ना ये मीडियम का फोर्स है, मतलब किसी मीडियम के अंदर लग रहा है, मतलब ये वाला जो फोर्स लग रहा है किसी मीडियम में लग रहा है। वैक्यूम में जो फोर्स लग रहा था इट वॉज 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। ठीक है बेटा, ये फर्स्ट आ गया और ये सेकंड आ गया। अगर मैं दोनों को देखूं तो मैं यहां पर ये लिख सकता हूं दैट F इन वैक्यूम ओवर F इन मीडियम इज इक्वल्स टू 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, और डिवाइड मारो भैया 1/4πε से Q1 Q2 बाई R स्क्वायर से। गौर से देखना, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, आपको मिल रहा है सर F इन वैक्यूम ओवर F इन मीडियम विच इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट। क्या मेरी बात समझ में आया? आपको जो मिल रहा है दैट इज F इन वैक्यूम ओवर F इन मीडियम विच इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट। अब दो क्वांटिटीज का कंपैरिजन किया जा रहा है, और कोई भी दो चीजों का कंपैरिजन हो और वहां पर रिलेटिव्स का ना प्रेजेंट ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? सो दिस इज एप्सिलॉन आर, या हम के बोलते हैं इसको, विच इज रिलेटिव परमिटिविटी, विच इज रिलेटिव परमिटिविटी। या फिर अगले चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ते हैं बेटा हम लोग, या इसको हम बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, which is relative permittivity, or we can say that this is dielectric constant, or we can say that this is a dielectric constant, या फिर हम बोलते हैं कि ये एक dielectric constant है बच्चे, या फिर हम लोग बोलते हैं that this is a dielectric constant बेटा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? या फिर हम बोलते हैं that this is a dielectric constant बेटा। हमने कहा ठीक है यार, आपने जो बोला वो सर आंखों पर रखते हैं अपने, और बिल्कुल सही बात है, आपने कोई गलत बात थोड़ी ना बोली है, बिल्कुल ठीक बात है यार। सो दिस इज रिलेटिव परमिटिविटी और डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। गॉट इट गाइस? आई डोंट फील सो दैट देयर इज एनी सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम इन दिस थिंग, ठीक है ना? अब आपने एक चीज और बोली, अब आपने एक चीज और बोली कि सर फ्री स्पेस एयर में क्या डिफरेंस है? तो एक्चुअली के फॉर एयर इज 1 बेटा, तो इसलिए अगर एफ इन एयर को निकालना होगा ना तो वो एफ इन वैक्यूम ही हो जाएगा। तो चाहे आप फ्री स्पेस की बात कर लो, चाहे आप एयर की बात कर लो, एक ही बात है। हाँ, किसी और मीडियम में रखोगे तो जिस मीडियम का जितना के होगा ना उतना ही उसका फोर्स कम होता जाएगा। जिस मीडियम का जितना के होगा ना बच्चे उतना ही उसका फोर्स कम होता जाएगा बेटा, उतना ही उसका फोर्स कम होता जाएगा बच्चे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या यहां तक आप सभी बच्चों को समझ में आ गया बेटा? यस और नॉट बच्चा पार्टी? ये जो फोर्स है ना ये वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो एक टॉपिक हमारे पास और भी आ सकता है दैट इज वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। अगर आपने ये नोट कर लिया हो तो करवा देता हूं वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ बेटा। सो कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म बेटा, सो कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म ऊपर ही लिखवा देता हूं मैं यहां पर, है ना? सो कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म बेटा, so I'll write here that Coulomb's law in vector form
So I'll write here this as Coulomb's law in vector form beta. I hope this is very clear बच्चे. अब वेक्टर फॉर्म का मतलब समझते हो. पहले आप ध्यान से देखना, पहले आप ध्यान से देखना बच्चे. यहां पर क्या हो रहा है ना कि ये Q1 है बच्चे और ये मेरे पास Q2 है बेटा. ठीक है ना, ऐसे करके एक तो Q1 है और एक Q2 है और कुछ R दूरी पर सेपरेटेड है. हमने कहा ठीक है भाई, ये वाला इसके ऊपर फोर्स इस डायरेक्शन में लगाएगा, ये वाला फोर्स इस डायरेक्शन में लगाएगा. अगर मैं नॉर्मली फोर्स का एक वेक्टर फॉर्म में फॉर्मूला लगा लूं तो क्या होगा? अगर मैं नॉर्मली फोर्स का एक वेक्टर फॉर्म में फॉर्मूला लगाता हूं तो क्या निकल के आता है? मुझे उसके साथ डायरेक्शन लगाना पड़ेगा, जैसे हम आई कैप, जे कैप, के कैप लगाते हैं. तो एफ वेक्टर यहां पर आ जाता है बेटा के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर आर कैप. समझ रहे हो? डायरेक्शन लग जाएगा इसके साथ. क्या लग जाएगा? डायरेक्शन, मानी आर कैप लग जाएगा. तो आप मुझे कह रहे हैं सर एफ वेक्टर इज इक्वल्स टू के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर आर वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड. रीजन? क्योंकि 11th क्लास में हम पढ़ते थे कि कैप बोले तो वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड. तो इसका मतलब वेक्टोरियली आप इस फॉर्मूले को ऐसा भी मॉडिफाई कर सकते हैं. दिस इज लाइक दिस आर क्यूब आर वेक्टर. बात समझ में आ रहा है? ठीक है. तो उसी तरीके से अगर मैं आपको ये F1, मतलब ये अगर मैं बोल देता हूं ना F on 2 ड्यू टू 1, इसको ऐसा लिखते हैं F on 2 ड्यू टू 1, और इसको बोलता हूं F on 1 ड्यू टू 2, तो मैं आपको ये बोल सकता हूं दैट F on 1 ड्यू टू 2 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ F on 2 ड्यू टू 1. F on 1 due to 2 is equals to minus of F on 2 due to 1. I hope this is very very clear to you. ये था Coulomb's law in vector form. And I guess you are done with this. है ना? मेरे हिसाब से ये चीज आपको समझ में आ गई, इसका क्या मतलब है. Say yes बच्चे पार्टी. I hope this is clear to you all. यहां तक जब आपने कर लिया तो Coulomb's law से रिलेटेड आपने ये कॉन्सेप्ट कर लिया. अब आप इसके ऊपर कितने भी क्वेश्चंस कर सकते हैं. अब आप इसके ऊपर कितने भी क्वेश्चंस कर सकते हैं. असली कहानी बताऊं, सुबह 9 बजे से मेरी 11 बजे तक पेड क्लासेस होती है, तो 9 से 11 तक अपनी क्लासेस लेके एग्जैक्टली 11 बजे ही मैंने आज, क्योंकि मुझे कहीं जाना था तो मैंने एग्जैक्टली 11 बजे ही रिकॉर्डिंग शुरू कर दी. सो ये सोचा कि चलो ठीक है भैया, 1 घंटे में रिकॉर्डिंग हो जाएगी एंड दैट्स इट, बात खत्म हो जाएगी. और मुझे एक्चुअली 12 सवा 12 बजे कहीं निकलना था रेडी होके. बट यू वोंट बिलीव, रिकॉर्डिंग की जगह वहां पर स्ट्रीमिंग पे बटन दब गया. पूरी 45 मिनट्स की रिकॉर्डिंग हुई. अब मैं जैसे ही अपलोड करने लगा आई रियलाइज्ड कि भाई खेल हो गया, हमारे साथ खेला हो गया, हम रिकॉर्डिंग कर ही नहीं पाए. एक्चुअली वहां पर रिकॉर्डिंग के बजाय स्ट्रीमिंग हो गया. तो मतलब वो 45 मिनट जो मैंने पढ़ाया, बहुत जोश से पढ़ाया था, वो सब वेस्ट हो गया एक हिसाब से. पर ठीक है, ये जिंदगी है और जिंदगी में ये सब चीजें तो चलती ही रहती है बेटा, है ना. क्या कहते हो? सही कह रहा हूं? कुछ गलत तो नहीं कह रहा, है ना. चलिए, तो आज हमने ये कर लिया भैया. अब इसके ऊपर क्या है ना, बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग कर सकते हैं. इसके ऊपर हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं. वैसे तो मुझे कहीं निकलना था, बट फिर मैंने कहा यार ठीक है, खाली कूलम्स लॉ से तुम्हें क्या ही हो जाएगा, कम से कम कुछ तो सवाल कर ले हम लोग. बिल्कुल पहला सवाल अगर आप देख पा रहे हो, आपको दिख रहा होगा बेटा यहाँ पर स्क्रीन पर. कह रहा है सर इलेक्ट्रॉन है और प्रोटॉन है हाइड्रोजन एटम में, and they are separated by a distance of about 5.3 to 10 की power minus 11 meter. So find the magnitude of the electric force and the gravitational force that each particle exerts on the other and the ratio of Fe upon Fg. तो पहले आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालना है, फिर ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना है, और फिर दोनों का एक हिसाब से रेशियो भी निकालना है, और फिर दोनों का रेशियो भी निकालना है बेटा, और फिर दोनों का रेशियो भी निकालना है. कैसे करने वाले हो आप इसको? चलिए मैं करा देता हूं. आप कह रहे सर एक तो इलेक्ट्रॉन है
और एक प्रोटॉन है। अब इलेक्ट्रॉन का चार्ज ई अगर माइनस है और यहाँ पर ई प्लस है अगर फॉर एन एग्जाम्पल, तो चार्जेस सेम रहते हैं दोनों, मतलब चार्ज का मैग्नीट्यूड दोनों का सेम रहता है। गॉट इट गाइस? सो आई विल से कि चलो ठीक है भैया, आप जैसा कह रहे हमने मान लिया आपकी बात। तो एफ ई कितना लगेगा? के ई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, यानी 9 इंटू 10⁻9, और ई का मतलब क्या हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻19, ठीक है ना, इंटू 1.6 इंटू 10⁻19, और इसको डिवाइड कर सकते हैं हम लोग 5.3 इंटू 10⁻11 का स्क्वायर, तो ये आपका एफ ई हो गया। फिर बात आती है एफ जी की, विच इज जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर बच्चे, यानी 6.67 इंटू 10⁻11। मास कितना होता है एक का? तो 1.67 इंटू 10⁻27 kg, एक का 9.1 इंटू 10⁻31 kg, और डिवाइड कर लो भैया 5.3 इंटू 10⁻11 इंटू अगेन 5.3 इंटू 10⁻11 से। आई होप दिस इज वेरी क्लियर बच्चे। तो आपको एफ भी मिल गया और आपको एफ भी मिल गया, और अल्टीमेटली बाद में आप एफ को एफ से डिवाइड मार लेना। मेरे हिसाब से लगभग 10⁻39 या 10⁻40 के आसपास आपका आंसर आना है, ठीक है ना, वो देख लेना आप क्या आपका आंसर है, किस हिसाब से आपका आंसर आता है। राइट बच्चा पार्टी। आ गई मेरी बात समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो फिर अगले सवाल की तरफ चलते हैं बेटा। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज बच्चे, कह रहा है सर हाउ मेनी सेम नंबर ऑफ एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स मस्ट बी एडेड टू ईच न्यूट्रल लेड स्फेयर टू बैलेंस द फोर्स ऑफ ग्रेविटी बिटवीन देम इफ ईच ऑफ देम इज ऑफ 1 kg एंड सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मुझे ऐड करने पड़ेंगे इस न्यूट्रल स्फेयर में ताकि फोर्स ऑफ ग्रेविटी इनके बीच में बैलेंस हो जाए? मास 1 किलो दे रखा है और 1 मीटर से सेपरेटेड है दोनों। मास 1 किलो दे रखा है और दोनों 1 मीटर से सेपरेटेड है। मास 1 किलो दे रखा है और दोनों 1 मीटर से सेपरेटेड है बेटा। बताइए बेटा क्या आंसर हो सकता है इसका? प्लीज टेल मी गाइस। यस बच्चा पार्टी। सो आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर बच्चों। आई विल बी वेटिंग फॉर योर आंसर बेटा। आ रही है बात समझ में बेटा? कोई प्रॉब्लम वाली बात तो नहीं है? नो सर कोई इशू नहीं है। तो देखो भाई, आपने क्या कर रखा है यहाँ पर, आपने क्या कर रखा है यहाँ पर, आप कह रहे हो सर दो लेड स्फेयर है और न्यूट्रल है, एक का मास m1 m2 और दोनों 1 किलो के बराबर है और 1 मीटर की दूरी पर। आपको मिनिमम सेपरेशन, सॉरी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताने, ग्रेविटी बैलेंस करेगा है ना। मतलब होगा ये कि भाई ये इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएगा और दोनों आपस में इस डायरेक्शन में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो ग्रेविटी वाला फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को बैलेंस करने के लिए बेटा जी m1 m2 बराबर है तो m स्क्वायर हो जाएगा बाय आर स्क्वायर, और ये हो जाएगा k, और चार्जेस भी बराबर है तो q स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। सर आर से आर कट जाएगा तो q स्क्वायर आपको मिल रहा है जी एम स्क्वायर बाय के, तो q बराबर एन ही होता है, तो एन ई बराबर रूट के अंदर जी बाई के आ जाएगा, एम तो बाहर आ जाएगा। तो यहां से आपको मिला एन इज इक्वल्स टू
रूट के अंदर जी बाई के इंटू एम बाई ई। बात समझ में आ रही है? बात यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है? बस अब तो वैल्यूज पुट कर दो। जी इज 6.67 इंटू 10 की पावर -11, ठीक है ना, डिवाइडेड बाई 9 इंटू 10 की पावर 9। मास तो आपका 1 किलो ही है, तो 1, और बस इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10 की पावर -19 बेटा, -19, ठीक है ना। इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपका एन आ जाएगा। जब हम इसको सॉल्व कर लेंगे बेटा तो आपका एन आ जाएगा, मतलब इतने एक्सेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मुझे उसमें ऐड करने पड़ेंगे, मतलब इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मुझे उसमें ऐड करने पड़ेंगे बच्चे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? मतलब इतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मुझे उसमें ऐड करने पड़ेंगे बच्चे। आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू यू ऑल बच्चे, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। है ना बच्चों? दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूं, जब तक आप इसको करो। हाँ जी बच्चों, एक क्यू चार्ज है, इसको हम डिवाइड कर रहे हैं दो पार्ट्स में, such that they experience maximum electrostatic repulsion when placed at a certain distance apart. Find the division. अच्छा क्वेश्चन है ये, मतलब इस चार्ज को मैं डिवाइड कर रहा हूं बेटा दो हिस्सों में। ध्यान से देखना आप, ये मैक्सिमम मिनिमम का क्वेश्चन आता है कि जैसे क्यू चार्ज को मैंने दो हिस्सों में डिवाइड करा, एक तो x और एक q माइनस एक्स। अब दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ रिपल्शन है ना वो मैक्सिमम होना चाहिए। पहले तो आप इन दोनों के बीच में कुछ दूरी पर रखोगे तो फोर्स लगेगा कितना, कि Q1 मतलब x और Q2 मतलब Q माइनस एक्स डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। अब अगर F को मैक्सिमम करना है बेटा तो मैक्सिमम वाला रूल लगाना पड़ेगा। यहां पर डिपेंडेंसी किसकी है? फोर्स की, x के ऊपर, है ना, तो dF बाई डी एक्स शुड बी जीरो, ये मैक्सिमा का रूल होता है। जो चीजें बाहर है वो बाहर ले आओ, तो k बाई आर स्क्वायर तो बाहर आ जाएगा, d बाई डी एक्स ऑफ, अब देख x इंटू क्यू मतलब क्यू एक्स, माइनस बेटा आपका x एक्स एक्स स्क्वायर शुड बी जीरो। फिर आगे बढ़ो तो k बाई आर स्क्वायर तो उधर जाके जीरो हो जाएगा, तो क्यू एक्स का सिर्फ डिफ्रेंसिएशन q हो जाएगा और एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा, एंड दिस इज इक्वल टू जीरो, तो q आपका 2x हो गया, तो x बराबर q बाई 2। इसका मतलब ये हुआ कि आप जो चार्ज दे रहे हैं वो उसको आधा आधा डिवाइड करना पड़ेगा। कितना कितना? q बाई टू, q बाई टू, कितना कितना बेटा? q बाई टू, q बाई टू, है ना। चार्ज कितना कितना डिवाइड करना पड़ेगा? q बाई टू और q बाई टू चार्ज करना पड़ेगा, तब जाके दोनों के बीच में जो रिपल्शन है वो मैक्सिमम होगा, तब जाके दोनों के बीच में जो रिपल्शन है वो मैक्सिमम होगा बेटा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यस और नॉट बच्चा पार्टी? आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर बच्चे। मेरे हिसाब से तो ये कहानी क्लियर है आपको, इसमें तो कोई डाउट है नहीं। चलिए अगले सवाल पे चलते यार, अगले सवाल पे चलते हैं भैया। कह रहा सर दो पार्टिकल्स है, मास m है, चार्ज q है, हमने इनको रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा है विद कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन म्यू, ठीक है ना। व्हाट कैन बी द मिनिमम सेपरेशन बिटवीन देम सो दैट दे रिमेन स्टेशनरी? जरा सोचो एक मिनट के लिए। ऐसे क्वेश्चंस अगर कभी लेके आएगा जिसमें 11th का भी कॉन्सेप्ट है, जिसमें फ्रिक्शन का भी कॉन्सेप्ट लग रहा है, तो हम दिमाग कैसे लगाएंगे, हम दिमाग कैसे दौड़ाएंगे, हम क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करेंगे? बोल पता क्या कह रहा है आपसे? कह रहा है सर ध्यान से देखना, इस तरीके से ये आपका ऐसे रखा हुआ है, ठीक है ना,
m मास का है, कुछ दूरी पर रखा हुआ है, मिनिमम सेपरेशन पूछ रहा है, r दूरी पर रखा हुआ है। बट ऑब्वियस सी बात है, ये इसको इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएगा, और क्योंकि ये एक रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस है जिसका फ्रिक्शन कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू दे रखा है, तो इस डायरेक्शन में एक म्यू आर फोर्स के साथ ये पीछे भी खींचेगा, क्योंकि इधर आपका mg होता है और ये आपका r होता है, अगर आपको 11th का कॉन्सेप्ट याद है तो। फॉर स्टेशनरी या टू रिमेन दैट बॉडी इन स्टेशनरी, तो जो आगे वाला फोर्स है वो आपका पीछे वाले फोर्स के बराबर होना चाहिए। Fe क्या होगा, k q1 q2 यानी k q स्क्वायर बटे में r स्क्वायर, इट इज गोइंग टू बी म्यू, और r की जगह मैं mg लगा सकता हूं। क्या मैं r की जगह mg डाल सकता हूं बेटा? बिल्कुल सर, क्यों नहीं डाल सकते। तो इसका मतलब ये हुआ बच्चे, तो इसका मतलब ये हुआ बेटा कि सर आपका आपका आर स्क्वायर शुड बी के क्यू स्क्वायर बाई म्यू एम जी। तो आर इज गोइंग टू बी के बाय म्यू एम जी का रूट इंटू क्यू। बात समझ में आया? बात समझ में आया? तो मतलब ये एक वैल्यू बेस्ड, मतलब एक जनरल, अगर इसकी वैल्यूज दी होती है इसने हमसे तो हम इजीली इसको कर सकते होते थे। अगर इसकी वैल्यूज इसने दी होती थी तो हम इजीली इसको कर सकते होते थे बेटा। आ रही है बात समझ में? आ रही है बात समझ में बेटा? क्या अभी तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है आप लोगों को? आई होप सो वी विल बी एबल टू डू विद दिस, मतलब वी विल बी एबल टू डू दिस क्वेश्चन, कर लेंगे इसको इजीली। क्वेश्चन मेरे पास और भी थे और मैंने पिछला लेक्चर 45 मिनट्स का ही रिकॉर्ड करा था, बट अभी एक्चुअली क्या है ना, मुझे थोड़ा सा आगे निकलना है, तो इसलिए आज के इसको हम यहीं पर समाप्त कर लेंगे, कोई ऐसा इशू नहीं है। हाँ, वो अलग बात है कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग, नेक्स्ट क्लास, चलो एक क्वेश्चन तो कर ही लेते हैं, एक क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर उसके बाद समाप्त कर लेंगे, है ना। एक क्वेश्चन कर लेते हैं बेटा, क्योंकि फिर नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे वो भी बता दूंगा मैं तुमको। एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं यार, जरा सोचो, इस क्वेश्चन को ट्राई करो। कह रहा है सर एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है Q1, ये A0 पर रखा है, और एक दूसरा पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है 0A, मतलब Q2, ये 0A पर रखा हुआ है, तो Q1 वाले Q पर नेट फोर्स कितना लगेगा? तो सर Q1 वाले Q पर नेट फोर्स कितना लगेगा इस केस में? इस केस में सर Q1 वाले Q पर नेट फोर्स कितना लगेगा, बताइएगा जरा। इस केस में सर Q1 वाले Q पर नेट फोर्स कितना लगेगा? सर कैसे लगाएंगे? पहले तो आप इसको देख लो कि आपको कैसे रखने हैं। जब भी ऐसे क्वेश्चन पूछता है ना, तो आपको ओरिजिन बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आपका ओरिजिन से 0A पर, मतलब A0 पर एक Q1 चार्ज रखा हुआ है और 0A पर एक Q2 चार्ज रखा हुआ है। हमने कहा ठीक है यार। कह रहा है सर ये Q1 वाले के ऊपर कितना फोर्स लगेगा? तो बट ऑब्वियस सी बात है बेटा, बट ऑब्वियस सी बात है, ये Q2 वाला इस वाले के ऊपर कुछ ऐसे फोर्स लगाएगा आपका। रुकिएगा जरा, कुछ ऐसे फोर्स लगाएगा। ये दूरी A है बेटा और ये दूरी भी A है, तो क्या पाइथागोरस से ये A√2 नहीं हो जाएगा? क्या पाइथागोरस से ये A√2 नहीं हो जाएगा बेटा? सर बिल्कुल हो जाएगा, क्यों नहीं होगा। तो इसका मतलब अगर ये थीटा है बेटा, तो क्या F की वैल्यू k Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर मानी A√2 का होल स्क्वायर नहीं हो जाएगी? विच इज लाइक k Q1 Q2 बाय 2A स्क्वायर नहीं हो जाएगा? सर बिल्कुल हो जाएगा। आपकी बात सही है, लेकिन थोड़ा सा और इसको आगे खींचते हैं। ये F है तो वेक्टर का कॉन्सेप्ट डालते हैं इसके अंदर, ये भी थीटा, तो ये आपका F cos थीटा आई कैप हो जाएगा, और ये F sin थीटा माइनस जे कैप हो जाएगा। और अगर वेक्टोरियली आप इसको देख पा रहे हो तो आप ऐसा लिख सकते हैं ना, दैट F वेक्टर इज लाइक F cos थीटा आई कैप माइनस F sin थीटा जे कैप। चाहे बाद में माइनस जे कैप लगा लो, चाहे पहले ही लगा लो, एक ही बात है। तो क्या मैं इसको ऐसे फिर से लिख सकता हूं क्या, दैट F इज इक्वल्स टू k Q1 Q2 बाई 2A स्क्वायर कॉमन ले लो, ब्रैकेट में देखो cos थीटा मतलब cos 45, कैसे देखो tan थीटा बराबर क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, a बाई ए इज 1, तो इसका मतलब थीटा आपका 45 डिग्री हो गया, इसका मतलब सर थीटा 45 डिग्री हो गया, तो cos 45 इज लाइक 1 बाई रूट 2 आई कैप माइनस दिस इज 1 बाई रूट 2 जे कैप।
माइनस दिस इज 1/√2 जे कैप बेटा, माइनस दिस इज 1/√2 जे कैप। आई होप दिस इज वेरी क्लियर बेटा। मेरे हिसाब से इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है आप लोगों को। हाँ जी बच्चों, क्लियर हो गया। तो यार इस तरीके के क्वेश्चन भी आपसे बोल सकता है, वो कैसे भी क्वेश्चन आपको बोले आपको घबराना नहीं है, आपको अच्छे से इसको सॉल्व करके आंसर देना है उनको, ठीक है ना। खैर इसको नोट कर लीजिए, थोड़ा सा एक दो बातें करेंगे, फिर सेशन को ओवर करेंगे, फिर मिलेंगे अगले सेशन में जिसकी लेंथ को हम ज्यादा बड़ा रखेंगे सो दैट, क्योंकि उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं बेटा। तो देखो भैया, नेक्स्ट क्लास में अगर मैं आपको बताऊं तो हम लोग एक तो इक्विलिब्रियम वाला कॉन्सेप्ट करने वाले हैं बेटा, और दूसरा सुपरपोजिशन वाला कॉन्सेप्ट करने वाले हैं। सर नेक्स्ट क्लास होगी कब बेटा? यहां पर अब टाइमिंग फिक्स हो चुकी है, ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे आपकी वीडियोस आती है शाम को 6 बजे एग्जैक्टली, बिल्कुल फिक्स टाइमिंग है, शाम को 6 बजे ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे आपकी क्लासेस आती रहेगी। आप लोग प्लीज क्लासेस को, मतलब इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए इसको, ताकि और बच्चों तक भी ये कंटेंट पहुंच सके और बच्चे इसको एंजॉय कर सके। चलिए फिर आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं बेटा, मुलाकात करेंगे आपसे आप ही की अगली क्लास में। तब तक के लिए यार अच्छे से पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों, बाय गाइस, बाय ऑल एंड यस, जय हिंद। Keep imbibing. We believe in you.